ताकि हम केटीआर साहब का खिताब सुनेंगे। ये तेलंगाना ये आ जाओ इसके बाद राजू मुद्रा जना से गुजारिश करूंगा वो सामने आए। मुद्रा जना राजू मुद्रा जना सामने आइए। श्रीनिवास गौड़ साहब, शिव शंकर साहब, शिव शंकर, भारत गौड़, चंदू, राहुल, शंकर गौड़, शिवा, प्रशांत, नरेश, परमेश, बोल मलकपेट से शेख शरीफ और विशाल भाई की तारीफ से मलकपेट डिवीजन, ये मलकपेट डिवीजन आसिम कुरैशी, रशीद, इमाम कुरैशी, हैदर, शरीफ कुरैशी, साबिर, नागराजू, सीनू, यूसुफ, सुरेश, शेख, असलम साहब, जय तेलंगाना, जय तेलंगाना, जय तेलंगाना। आजम अली साहब, मुनीरुद्दीन साहब और याकूतपुरा इंचार्ज शब्बीर अहमद साहब। हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूर था। आप देख रहे हैं 57 बरस की लड़ाई तेलंगाना के हुसूल के लिए। फोटो देखा है और वो कौन है कि चंद्रबाबू नायडू, वो कौन है किरण कुमार का सन 2000 में कि तेलंगाना के नौजवान शहीद हो रहे हैं। तेलंगाना राष्ट्र समिति बनाया, ना तुम्हारे से खून मांगा, ना तुम्हारी दौलत मांगी। जिया लो, तुम मुझे वक्त दो, मैं तुम्हें तेलंगाना दूंगा। और सेक्युलर लीडर जनाब केसीआर 13 साल की जिद्दोजहद के बाद तेलंगाना वालों, तुम्हें तेलंगाना दिया केसीआर साहब ने। शान है, तेलंगाना की आन है और तेलंगाना की बान है। तो केटीआर साहब, मैं आज इस मौके पर खास करके हालात हाजरा पे या कोई जो है बड़ी मीटिंग के तश्कील में नहीं है, ये एक ज्वाइनिंग का जलसा था। यहाँ के बच्चों की ख्वाहिश थी कि हमारे हर दिल अजीज जनाब केटीआर साहब उनके बीच में हो, उनको खिताब करते हुए सुने। तो आज हमने केटीआर साहब को दावत दिया और आप लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक साहब हमारे बीच में है। मेरे दोस्तों और भाइयों, टीआरएस की जद्दोजहद 2001 से चलती आई है, जहां हमारे चाहने वाले, हमारे फिक्र करने वाले, हमारे खास लीडर, हमारे सदर मोहतरम जनाब चंद्रशेखर राव साहब ने टीआरएस की तहरीक शुरू की थी। जहां पे तेलंगाना के साथ नाइंसाफियों का सिलसिला चालू हुआ, वहीं पे आंध्र प्रदेश असेंबली में एक तेलंगाना की आवाज उठी। वो आवाज सिर्फ और सिर्फ केसीआर साहब की थी। जब
केसीआर साहब ने तेलंगाना के अवाम के साथ की नाइंसाफी को बर्दाश्त नहीं किया और तेलंगाना के अवाम की बात जब असेंबली में शुरू की, तब वहीं पर चंद्रबाबू नायडू साहब ने ये कहा था, केसीआर साहब ये आंध्र प्रदेश की असेंबली है, ये कोई एक रीजन की असेंबली नहीं है जहाँ पे आप टीआरएस के होते हुए आप जो है ना तेलंगाना का नाम ले रहे हैं। तभी केसीआर साहब ने ये कहा था कि तेलंगाना वालों के साथ जो नाइंसाफियों का सिलसिला है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आज मैं आवाज उठा रहा हूं, कल सारा तेलंगाना आवाज उठाएगा। और आज 13 साल की जद्दोजहद के बाद हम सब देखते हैं, केसीआर की मेहनत के बाद, केसीआर साहब के बलिदानों के बाद आज हमें हमारा तेलंगाना मिल रहा है। जब आज तेलंगाना के लोगों को तेलंगाना मिलने वाला है और बिल्कुल प्रोसेस खत्म पे है, ये आंध्रा वाले इस चीज को भी कबूल नहीं कर सक रहे। 2009 का वो वाकया 29 नवंबर जब केसीआर साहब ने दीक्षा बैठे थे, उनकी हालत नाजुक होते जा रही थी। असेंबली के साथ साथ पार्लियामेंट में भी चर्चा चल रहा था कि केसीआर साहब तेलंगाना के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, उनकी हालत खराब है, हालत नाजुक है, उन्हें कुछ भी हो सकता। उसके बावजूद भी आंध्रा कायदीन को यही बात पे सेंटर को तो यकीन दिला रहे थे कि तेलंगाना का सिर्फ ये एक ढोंग है। लेकिन केसीआर साहब की ये मेहनत पार्लियामेंट में डिस्कशन के बाद 9 दिसंबर को चिदंबरम साहब का ऐलान केसीआर साहब को एक तयखुन में लेकर कि तेलंगाना का प्रोसेस शुरू होगा और उसके बाद 9 दिसंबर को केसीआर साहब की भूख हड़ताल खत्म कर दी गई। लेकिन केसीआर साहब की भूख हड़ताल के बाद, तेलंगाना के अवाम के दिलों की खुशी के बाद, चेहरों की मुस्कुराहट के बाद आंध्रा वालों को ये चीज बिल्कुल हजम नहीं हुई, वो ये बर्दाश्त नहीं कर सके और 11 दिसंबर को तेलुगु देशम पार्टी ने सबसे पहला अपना इस्तीफा दिया और ये बता दिया कि वो सिर्फ और सिर्फ आंध्रा के लोग हैं, तेलंगाना के लिए, तेलंगाना के अवाम के लिए या तेलंगाना के लीडरों के लिए उनके दिल में कोई जज्बा नहीं, कोई भावना नहीं। ना कि यहाँ तक के उन्होंने पूरे असेंबली के लोग एमएलएस को रेजिग्नेशन देने पे मजबूर किया। उन्होंने बता दिया कि हम यूनाइटेड है, चाहे वो आंध्रा के मामले में हो, आंध्र प्रदेश के मामले में हो। लेकिन वो ये भूल गए कि तेलंगाना के अवाम का जज्बात तेलंगाना के साथ है, तेलंगाना के महात्मा की तड़प तेलंगाना के लोगों के लिए है, तेलंगाना के केसीआर की तड़प तेलंगाना के फिक्र है, तेलंगाना के अवाम की फिक्र है, यहाँ के बच्चों की फिक्र है, यहाँ के लोगों की फिक्र है, यहाँ के मुलाजिमतों की फिक्र है, यहाँ के ज़ईफों की फिक्र है। यहाँ तक के ये तक भूल गए कि तेलंगाना के लिए जब केसीआर ठहरे हुए हैं, एक दिन तेलंगाना के लिए 4 करोड़ अवाम तेलंगाना के साथ केसीआर के साथ देंगे। और आज हम इस मंजर पे हैं कि 4 करोड़ अवाम सिर्फ एक ही नारा जय तेलंगाना जय केसीआर का लगा रहे हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये जद्दोजहद केसीआर साहब की आज इस रंग पे आई है कि हमें हमारा तेलंगाना अनकरीब आने वाला है। आज पार्लियामेंट में डिस्कशन आने का वक्त आ गया है, जब असेंबली में इस बात का चर्चा हो रहा है, उसके साथ आप लोग देख रहे हैं कि आंध्रा कायदीन क्या घिनौनी हरकत कर रहे हैं। 23 जनवरी को जब यहाँ से बिल पार्लियामेंट की तरफ रवाना होगा तो इंशाल्लाह हमें हमारा तेलंगाना मिल जाएगा। और उसी के साथ हमारा दूसरा फेज चैप्टर नंबर 2, पहला फेज केसीआर साहब की कोशिश, जद्दोजहद, तड़प, तकलीफ, कुर्बानी, बलिदानी सिर्फ तेलंगाना के लोगों के लिए थी। तो उसके बाद फेज 2 में तेलंगाना के अवाम की फिक्र, तेलंगाना बच्चों के एजुकेशन की फिक्र, तेलंगाना के अवाम के एम्प्लॉयमेंट की फिक्र केसीआर साहब को आज से है। केसीआर साहब का ये प्लान है कि जैसा तेलंगाना बनेगा, तेलंगाना के डेवलपमेंट के लिए काम होगा। तेलंगाना का मासूम से मासूम बच्चा, बड़े से बड़ा बुजुर्ग खुशहाल जिंदगी नूरानी तेलंगाना में गुजारेंगे। मेरे भाइयों, आप लोग समझते नहीं शायद, केसीआर साहब को जितनी फिक्र तेलंगाना की है, उससे ज्यादा फिक्र तेलंगाना के दिल हैदराबाद की है। मेरे भाइयों, आज हम जिस हैदराबाद में रहते हैं, जिस पर आंध्र वालों की बुरी नजर है, उनका मकसद हमारे से मोहब्बत नहीं, हमारी जायदादों से मोहब्बत है, हमारे डेवलपमेंट की मोहब्बत है, हमारे से उनको कोई वास्ता नहीं। कि नौजवानों की दिल की धड़कन केटी रामाराव साहब सिलसिला एमएलए, जिन्होंने बहुत जद्दोजहद की तेलंगाना हासिल करने के लिए, इस तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए, और वो हमारे लिए रूह रवा है। केसीआर साहब तो हमारे महात्मा हैं, उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी तक देने से पीछे नहीं हटे। मुझे अच्छा याद है जब तेलंगाना का 9 दिसंबर को ऐलान हुआ, उससे एक दिन पहले डॉक्टरों ने बार बार रामाराव साहब को बुला रहे थे,
हरीश राव साहब को बुला रहे थे, कविता मैडम को बुला रहे थे, बता रहे थे कि केसीआर साहब की जान को खतरा है, उन्हें कभी भी पैरालिसिस हो सकता है, कभी भी उन्हें ब्रेन हेमरेज हो सकता है, कभी भी उनके किडनी फेल हो सकते हैं, उन्हें बोल दीजिए कि वो भरत तोड़ दीजिए। मगर जब केसीआर साहब से बात की गई तो उन्होंने हमेशा कहा मुझे तेलंगाना चाहिए, मेरी जान गई तो कोई परवाह नहीं, मगर मुझे चाहिए तो मेरा तेलंगाना। उनके सुपुर्द है केटीआर साहब, यकीनन सारे नौजवानों की दिल की धड़कन है उनके। आज मैं माफी चाहता हूं, वो बहुत मसरूफ थे, बहुत देर होने के बावजूद भी यहाँ तशरीफ लाए, उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे डॉक्टर शरवण साहब पोलिट ब्यूरो मेंबर और स्पोक्समैन, हमेशा टीवी चैनलों पर तेलंगाना पर हमेशा हक के लिए मुबाहिसा करते रहते हैं। मेरे शब्बीर भाई साहब याकुतपुरा इंचार्ज, हमारे नियाजी साहब नामपल्ली इंचार्ज, हमारे शरवण नायडू साहब, हमारे मोहतरमा बिल्किस मैडम साहबा और मेरी बहन मुनीरुद्दीन साहब, हमारे नासिर खान साहब जिसे लोग प्रिंस कहते हैं, जो दुबई से आए हैं और लास्ट ईयर हमारी पार्टी ज्वाइन करे थे, और आपके मलकपेट के इंचार्ज आजम अली साहब और मुखीस साहब और मेरे तमाम भाइयों और मेरी बहनों, सबको मेरा सलाम और नमस्कार। काफी वक्त हो चुका है, मैं 2-4 बात कहूंगा। तेलंगाना किस लिए, तेलंगाना राष्ट्र समिति की बुनियाद किस लिए डाली गई, आप ये बताइए। केसीआर साहब ऑलरेडी डिप्टी स्पीकर थे, ऑलरेडी मिनिस्टर थे इसके आरटीसी के, उन्होंने तेलंगाना के हक के लिए हर चीज की कुर्बानी की। क्यों तेलंगाना के हक के लिए कुर्बानी की? इसलिए कि तेलंगाना के अवाम के साथ मुसलसल नाइंसाफी होती आ रही थी। तेलंगाना के अवाम गरीब नहीं थे, ये ऐसी हुकूमत थी। कुछ बरसों पहले हमें सारी दुनिया में सबसे ज्यादा दौलतमंद कहा गया कि आज से नहीं 60 साल पहले हम सारी दुनिया में सबसे ज्यादा दौलतमंद थे। यहाँ का हर आदमी खुशहाल था। हमारे पर 1956 में एक साजिश के तहत उस वक्त फजले अली कमीशन ने कहा कि तेलंगाना के लोग बड़े भोले भाले हैं, आंध्रा के लोग बड़े मक्कार हैं, तेलंगाना को आंध्रा में मत मिलाया जाए, क्योंकि मिलाने पर तेलंगाना के अवाम को इंसाफ नहीं मिलेगा। जब तेलंगाना के लोग नेहरू साहब से बात बताए कि आपके कमीशन की रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट क्या बताती है कि आंध्रा में मत मिलाया जाएगा तो इनके साथ नाइंसाफी होगी। नेहरू साहब ने उस वक्त कहा था कि मुसलमानों में जिस तरह तलाक होता है, अगर तेलंगाना के अवाम के साथ इंसाफ नहीं होगा तो जिस तरह मुसलमानों में तलाक होता है उसी तरह आप तेलंगाना हासिल कर सकते हैं। आप ही बोलिए, कितने बरस हम लोगों ने तेलंगाना के लिए लड़ते रहे, 56 से मुखालिफत करते रहे, 69 से 72 तक 370 नौजवान पुलिस की गोलियों में शहीद हुए। आज 2009 के बाद जब तेलंगाना का ऐलान किया गया पर इंप्लीमेंट नहीं किया गया, क्यों नहीं है किया? यही चंद्रबाबू नायडू ने उस वक्त मुखालिफत की। उसके बाद आज 1200 से ज्यादा नौजवान तेलंगाना के लिए कुर्बानी दे चुके हैं अपने जानों की। मेरे भाइयों, तेलंगाना राष्ट्र समिति को इख्तियार की जरूरत नहीं है, तेलंगाना राष्ट्र समिति को चाहिए तो आपका अपना तेलंगाना चाहिए। मैं मेरे भाइयों से एक बात पूछना चाहता हूँ, आपके घर में आपकी हुकूमत चाहिए या पड़ोसी की हुकूमत चाहिए? आपकी चाहिए ना। आखिर आपके घर में क्या पकना चाहिए, आपके बच्चों को क्या तालीम देना चाहिए, आपकी तरक्की किस तरह होना चाहिए? आज ये आंध्रा वाले हमारे घर में घुसकर हमें तबाह बर्बाद कर चुके हैं। इसलिए हमारे लिए आज बहुत बड़ा इम्तिहान का टाइम है। तेलंगाना जरूर बहुत करीब बनने का आसार नजर आ रहे हैं, और तेलंगाना बिल्कुल जिस तरह बेइज्जती की गई, नियाजी साहब ने कहा, वो हम देख रहे हैं, फाड़ कर उसे फेंका जा रहा है, पाँव में खुदला जा रहा है। जिस तरह हम उनकी बाप की जागीर मांग रहे हैं, हम क्या मांग रहे हैं? हमारा तेलंगाना मांग रहे हैं। हम कोई एक जमीन रायलसीमा की, आंध्रा की नहीं मांग रहे। केसीआर साहब एक नहीं 1000 बार कह चुके हैं कि तेलंगाना बनेगा तो बैकवर्ड क्लासेस को तरक्की के मौके दिए जाएंगे। उन्होंने निजाम कॉलेज ग्राउंड के मीटिंग में भी बात हो रही कि 86% लोग यहाँ बैकवर्ड क्लासेस से, जिसमें SC ST BC माइनॉरिटी तमाम भाइयों से मैं यहाँ की, चूंकि मेरे पड़ोस में SC ST भाई बहुत हैं, मैं उनसे भी अपील करता हूँ तेलंगाना हमें तरक्की के लिए चाहिए। केसीआर साहब एक रहनुमा है, हमारे एक महात्मा है, वो तमाम कौमों को इंसाफ दिलाएंगे और हर एक को तरक्की के मौके फराहम करेंगे। क्योंकि आजम अली भी बोल चुके हैं, शरवण भाई भी बोल चुके हैं, अब राम भाई को बोलना है, तो इसलिए मैं आप लोगों को तकरीर को मुख्तसर करता हूँ। आपसे एक ही बात बताता हूँ कि मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी में भी काफी डेवलपमेंट होगा। तेलंगाना बनेगा ओल्ड सिटी न्यू सिटी से तरफ तरक्की करेगा। इसलिए ये 2-3 स्पॉट यहाँ पर काफी बड़े हैं। इससे पहले आप लोगों ने तमाम पार्टियों को वोट डाला,
तमाम पार्टियों को जिताया। हम वोट के लिए बात नहीं कर रहे हैं, आपकी तरक्की के लिए बात कर रहे हैं। आपके बच्चों का फ्यूचर दुरुस्त हो सकता है, बुजुर्गों को सुकून की जिंदगी मिल सकती है, तो सिर्फ तेलंगाना राष्ट्र समिति में मिल सकती है। ये चंद्रबाबू नायडू हो या वाईएस राजशेखर रेड्डी हो या किरण बाबू हो, ये तमाम के तमाम तेलंगाना के द्रोही है। ये कभी भी इनको क्या चाहिए, जगनमोहन रेड्डी कहते हैं मुझे चीफ मिनिस्टर बना दो, क्या बाप चीफ मिनिस्टर है तो बेटा भी चीफ मिनिस्टर बनेगा? हमारी तरक्की किस तरह हो सकती है बताइए? ये चंद्रबाबू नायडू दुआ कर रहे हैं मगर एक आंख को खुद फोड़ रहे हैं और दूसरी आंख की हिफाजत कर रहे हैं। अब बताइए ये हमारे साथ क्या कर सकते हैं? किरण कुमार रेड्डी एक चीफ मिनिस्टर है, वो तमाम तीनों जगह के है, चाहे वो रायलसीमा हो या आंध्रा हो तेलंगाना हो, मगर आज वो जो भी अमल कर रहे हैं रायलसीमा और आंध्रा की मदद कर रहे हैं, हमारे साथ हमारे पेट में खंजर घोंप रहे हैं। इसलिए हमें होशियार रहना चाहिए। ये फिरका परस्त ताकतें कुछ एक बात करते हैं या कोई भी फिरका परस्त ताकत हो, उनसे हमें एहतियात करना चाहिए, सेकुलरिज्म को लाना चाहिए, प्यार और मोहब्बत की जिंदगी बनाना चाहिए, तरक्की करना चाहिए। आज मैं खासतौर से पुराने शहर में बोलता हूँ, जहां तक देखिए पुराने शहर में नौजवानों पर हमेशा पुलिस की नजर रहती है। क्यों रहती है भाई? क्या जरूरत फिरका फिसादों की? हम एक दूसरे की तरह हर ईदों में भाई भाई की तरह रहेंगे। एक जमाना था कभी दशहरा होता तो मुसलमानों के घर में भी दशहरा दिखता था, रमजान होती तो हिंदू भाइयों के घर में भी रमजान की ईद मनाई जाती थी। आज ये बात केसीआर साहब ने साबित कर दिया है। आप मेरे के मोहल्ले के बहुत से लोग हैं, हर साल रमजान में केसीआर साहब किसी ना किसी मुस्लिम लीडर के घर में या मुस्लिम दोस्त के घर में जाकर रमजान की ईद बनाते हैं। उसी तरह हम मुस्लिम भाइयों को दशहरे पर अपने घर पर बुलाकर काफी बड़ी दावत कर सब भाइयों को बताते हैं कि जिस तरह लीडर चलेगा उसी तरह आवाम भी चलेगी। तो मैं खास तौर से मुस्लिम भाइयों से भी अपील करता हूँ, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अमन और चैन की जिंदगी गुजारेंगे और इतना तरक्की करेंगे। आज आपको लूटा गया है हर जगह, तो यही आंध्रा वाले लूटे हैं। वक्त के प्रॉपर्टियों को किसने लूटा है? हर शोबे हयात में आज मुसलमान एक जमाना पहले बादशाह करते, आज आपको सच्चार कमेटी रिपोर्ट बताती है दलितों से भी कमजोर है। इसलिए आपकी तरक्की कोई चाहने वाला है तो वो हमारा मसीहा लीडर जनाब चंद्रशेखर राव साहब है, जिनके हाथ मजबूत करना आपका काम है। और इंशाअल्लाह ताला तेलंगाना राष्ट्र समिति तेलंगाना हासिल होने के बाद तमाम कौमों को तरक्की के मौके फराहम करते हुए सुनहरी तेलंगाना हम आज देखना चाहते हैं। केसीआर साहब ने 1000 बार कहा है कि मुझे चाहिए तो नूरानी तेलंगाना चाहिए, हर शहरी के चेहरे पर नूर आ जाए। वो उन्होंने नहीं कहा कि हमारे इनके चेहरे पर नूर आ जाए या उनके चेहरे पर, उन्होंने कहा कि तेलंगाना के 4.5 करोड़ आवाम के चेहरों पर नूर आ जाए और हमें नूरानी तेलंगाना इंशाल्लाह तेलंगाना बनने के बाद तमाम भाई जरूर तरक्की करेंगे। तालीम मैदान में हो, मुलाजिमतों में हो, हर शोबे हयात में उनकी आबादी के तनासब से उन्हें तरक्की करने के मौके फराहम किए जाएंगे। जय तेलंगाना, जय जय तेलंगाना। चाहता हूँ फिर ఇన్ని ఉపన్యాసాలు విన్న తర్వాత ఇంతమంది పెద్దలు మాట్లాడిన తర్వాత నాకు ముందే అనుమానం ఉండే, మలక్పేటకి వచ్చేటప్పుడు ముఖీత్ లాంటి బ్రహ్మాండంగా షేరో షాయరీతో మాట్లాడే వక్తలు, మహమూద్ అలీ సాబ్ లాంటి సీనియర్ నాయకులు, శ్రవణన్న లాంటి నాయకులు, నియాజీ సాబ్ లాంటి ఉద్వేగభరితమైన ప్రసంగాలు చేసే నాయకులు, ఇందరి మధ్యలో ఏం మాట్లాడాలని అనుమానం ఉండే. అందుకే వచ్చేటప్పుడు ఇంట్లో నా భార్యను అడిగిన, ఇట్లా మలక్పేట పోతున్నా, పెద్ద మీటింగ్ ఉన్నది, ఏం మాట్లాడాలని అడిగిన. ఆమె ఒకటే చెప్పింది, నీకు అందరికంటే ముందు మాట్లాడే ఛాన్స్ వస్తే నా తర్వాత చాలా మంది పెద్దలు మాట్లాడేది ఉన్నది, వాళ్ళు మంచి మంచి మాటలు చెప్తారని కూసో, మధ్యలో మాట్లాడే అవకాశం వస్తే నాకంటే ముందు మాట్లాడిన వాళ్ళు 4 మంచి మాటలు చెప్పినారు, నా తర్వాత మాట్లాడే వాళ్ళు ఇంకా 4 మంచి మాటలు చెప్తారని చెప్పి సప్పుడే కూసో, लास्ट మాట్లాడే అవకాశం ఇప్పుడు వచ్చినట్టు వస్తే जो बोलना था वो आजम बोल दिए, महमूद अली साहब बोल दिए, श्रवण बोल दिए, नियाजी साहब बोल दिए, मेरे लिए तो कुछ बचा ही नहीं बोल के बैठ जाओ बोले। बोलना जो भी था सारे हमारे लीडर जो भी है सब बोल दिए। हमारे भाई सदर के इस सिलसिले के सदर जनाब आजम अली साहब जो मलकपेट के इंचार्ज हैं, महमूद अली साहब हमारे पार्टी के केसीआर साहब के पहले बड़े भाई और हम सबके भी हमारे फैमिली मेंबर और एमएलसी साहब भी है और पार्टी के माइनॉरिटी सेल के प्रेसिडेंट भी है, डॉक्टर श्रवण साहब हैदराबाद के इंचार्ज, जनाब मुनीरुद्दीन साहब पार्टी के सीनियर लीडर, स्टेट लीडर,
जनाब नियाजी साहब जो नामपल्ली के इंचार्ज है, जनाब शब्बीर साहब याकुतपुरे के इंचार्ज, नसीर साहब, मुखित भाई और हमारे श्रवण नायडू साहब, राधा मैडम और जावेद भाई, आसिफ भाई, आरिफ भाई, उमर बिन कासिम भाई और एजाज भाई और बाकी लीडर जो भी स्टेज पे बैठे, जो मंच पे बैठे और मेरे सामने बैठे भाई लोग और बहनों को और हमारे मीडिया के मित्रों को, सबको मैं अपना सलाम पेश करता हूँ। आजम भाई का तकरीर सुनने के बाद एक ही ख्याल आया, होगा मलकपेट शायद पुराने शहर में, बट लीडर आपको मिले नया ख्यालात वाले। आज लोग ओल्ड सिटी को पुराने शहर बोलते हैं, पर आज जरूरत है अगर ओल्ड सिटी को, तो ऐसे नए ख्यालात वाले लीडरों की कमी है और जरूरत है। आज आजम भाई जो बोले कि यहाँ क्या जरूरत है, लोगों की क्या जरूरतें हैं और कैसे आगे जाके इनको पूरा करना है, ये सब केसीआर साहब की सोच है। आज जो भी पॉलिसी एक आज आजम भाई यहाँ पे पेश करे, पूरी तरह से मैं पार्टी की तरफ से, केसीआर साहब की तरफ से आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि बहुत जल्द ही 1 महीने के अंदर ही मेरे ख्याल से तेलंगाना बन भी जाएगा। और बनने के बाद ये जो आज आजम भाई ने पॉलिसी आपको बताया कि चंचलगुड़ा जेल यहाँ से हटाया जाएगा और वहाँ एक बढ़िया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कायम किया जाएगा और रेस कोर्स जो यहाँ रईस लोगों के लिए बनाया गया उसको भी यहाँ से हटा के वहाँ एक IT पार्क बनाया जाएगा और हाउसिंग स्कीम भी होगा और बच्चों के लिए एक रिक्रिएशनल फैसिलिटी भी होगा। ये सब भी जो बात आज उन्होंने जो यहाँ पेश किया, सारे के सारे पार्टी के मैनिफेस्टो में भी रहेंगे और मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ जिस दिन तेलंगाना बनेगा, पूरी तरह से TRS पार्टी इस डेवलपमेंट की जो प्लान उन्होंने बताया पूरी तरह से अमल करके दिखाएगा, ये मेरी वादा है आपसे। और दूसरी बात भाइयों, आप तो देख रहे हो कि जिस दिन से कांग्रेस पार्टी और यूपीए सरकार तेलंगाना के बारे में एक फैसला लेके आगे बढ़ रही है, तो पूरे के पूरे सीमांध्रा लीडर चंद्रबाबू हो, किरण हो, जगन हो, सारे के सारे आज दीवानों की तरह बातें कर रहे हैं, पागलों की तरह बातें कर रहे हैं, खुश हो बैठे अपनी। आप देखिए किरण कुमार रेड्डी साहब को, हमारे जो चीफ मिनिस्टर है, बोलते हैं किरण कुमार रेड्डी साहब कि अभी मैच खत्म नहीं हुआ, आखिरी गेंद बाकी है और किरण कुमार रेड्डी साहब का बैटिंग भी बाकी है। मैं तो बोलता हूं किरण कुमार रेड्डी साहब की हालत यह है, हमको रोज देखने को मिलता है हैदराबाद में गलियों में बच्चे क्रिकेट खेलते रहते हैं, उसमें एक बच्चा रहता हो जिसका बैट भी रहता, विकेट भी उसी का रहता, उन्हें आउट भी होता तो नहीं देता उन्हें बैट। किरण कुमार रेड्डी वो बच्चा है, आउट कब का हो गया, विकेट भी गिर गया पर नहीं दे रहा बैट, बचपना है ये। अब समझने की कोशिश कीजिए, कैसे रोकेंगे किरण कुमार रेड्डी साहब, क्या करके रोकेंगे? बार बार ये कहते हैं किरण कुमार रेड्डी साहब गली का बच्चा क्रिकेटर है उन्होंने, तो बार बार ये कहते हैं किरण कुमार रेड्डी साहब कि अभी गेम बचा है। मैं पूछता हूं उनसे, कहां की गेम बची? अब देख रहे हैं हम लोग रोज असेंबली में जो लोग बाहर दावा करते हैं कि तेलंगाना को रोकेंगे, बनाने नहीं देंगे। मैं पूछता हूं उनसे, आप फिर असेंबली में चर्चा करने को क्यों नहीं आ रहे आगे? बार बार असेंबली को रोकते हो, वहां कुछ बोलने के लिए है नहीं आपके पास, बाहर बड़ा दावा करते हो कि ये करेंगे वो करेंगे और तेलंगाना बनने से नुकसान तेलंगाना का ही होगा, ये सब बाहर बोलते। किरण कुमार रेड्डी अंदर बोलने का दम नहीं है। मैं इससे पहले केसीआर साहब भी हो और TRS पार्टी के बाकी के लीडर जो भी हो, हम लोग 1000 बार पूछ चुके सीमांध्रा के लीडरों से, हम तेलंगाना क्यों बनना है, उसके लिए हम 1 लाख वजह बताएंगे, 1 लाख वजह देंगे आपको क्यों तेलंगाना बनना है। आप एक वजह दिखाओ क्यों साथ रहना है। ये कभी इसका हमको जवाब नहीं मिला आज तक इस सवाल को। कोई भी एक सीमांध्रा लीडर जो सुबह से लेकर शाम तक यही बकने में लगते हैं कि किसी भी हाल में तेलंगाना बनने नहीं देंगे, एक वजह नहीं दिखा पा रहे क्यों तेलंगाना आंध्रा के साथ मिलकर रहना है। तेलंगाना क्या पाया मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में और आगे जाके क्या पाएगा, ये कोई भी नहीं बताने वाला है। और हमारे दूसरे बड़े लीडर चंद्रबाबू नायडू साहब जो 9 साल चीफ मिनिस्टर रह चुके, उनका तो हाल और भी बदतर है।
आप देख रहे हैं उनका रोज एक प्रेस मीट रहता 6 बजे टीवीओ में बैठ के। अभी हमारे श्रवण नायडू साहब बड़ा खूब नकल करे उनका, रोज हर रोज जो है चंद्रबाबू नायडू साहब का एक प्रेस मीट। क्या बोल रहे हैं उन्होंने आजकल? एक ही बात बोलते, बार बार दोहरा रहे, हैदराबाद को मैं खुद बनाया, हैदराबाद को मैं खुद बनाया और इस हैदराबाद से मैं कल कहां जाऊं, ये उनका सवाल है। मैं आपको एक छोटा किस्सा सुनाना चाहता हूं। हाल ही में पिछले महीने हैदराबाद में बड़ा बारिश हुआ नवंबर में, तो चंद्रबाबू नायडू साहब दौरे पे गए। वो अपने सनत नगर एरिया में बहुत ज्यादा बारिश हुआ तो वहां निकल पड़े। निकल के वहां गए तो देख रहे थे कहाँ दीवार गिर गया, कहाँ किसको मार लगा, कहाँ क्या हो रहा, देख रहे थे। इतने में सनत नगर में आपको मालूम है एर्रागड्डा मेंटल हॉस्पिटल वहीं पे, तो वहां उसमें थोड़े आंध्रा के डॉक्टर है एर्रागड्डा हॉस्पिटल में। तो वो लोग डॉक्टर जाके बाहर जाके चंद्रबाबू नायडू साहब को देखे, आंध्रा के लीडर है, साहब 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 अंदर आओ साहब, हमारे यहाँ भी पानी आए। तो बाबू साहब अंदर गए। इतने में एक पागल बाहर आ रहा, चंद्रबाबू को देख लिया, देख के बोला आप कौन? चंद्रबाबू बोले मैं चंद्रबाबू नायडू हूँ। इन्होंने बोला तो, अरे तो मतलब मैं हैदराबाद बनाया भाई। तो उन्होंने क्या बोला पागल, अच्छा ऐसी बात है, कोई बात नहीं, तुम भी ठीक हो जाओगे। मैं जब पहले आया था दिल्ली में ही बनाया बोल के बोलता था मैं भी। आप पूरी तरह से दवा ले लेना, डॉक्टर साहब जो भी कहेंगे वो कर देना, बस दवा लेते रहना, आप भी ठीक हो जाओगे। तो आज चंद्रबाबू का ये हाल है, पागल भी उन पे हंस रहे, ये हाल हो गया आज चंद्रबाबू का। आप एक बार सोचो, चंद्रबाबू की उम्र है 63, हैदराबाद बना 422 साल पहले, कुतुबशाही डायनास्टी यहाँ हैदराबाद की इनिशिएशन की। तो 63 इयर्स आदमी, 63 उम्र वाला आदमी 422 इयर्स पहले जो शहर बना उसको मैं बनाया बोले तो ये कहाँ की बात है? चंद्रबाबू नायडू की बात। पागल तो है ही। तो आज चंद्रबाबू जो है पूरी तरह से तेलंगाना, जिस दिन से डिसीजन लिया गया पूरी तरह से सड़क गए। आज कुछ भी बोल रहे हैं उन्होंने, उनकी कोई औकात तो अभी, उनकी कोई मुकाम तो है नहीं तेलंगाना के लोगों में। तो मैं आपको यकीनन एक ही बात कहना चाह रहा हूं कि आज चंद्रबाबू हो, किरण हो, और तीसरा शख्स मैं भूल गया, जगन साहब, हमारे जगन मोहन रेड्डी साहब भी है। और जगन मोहन रेड्डी साहब आप तो जानते ही हो, जैसा हमारे अभी श्रवण भाई बोल रहे थे और आजम भाई भी बोल रहे थे, जगन रेड्डी साहब ये लेके निकले, ये ख्याल से निकले कि जो उनका फादर का, उनके वालिद साहब का जो चीफ मिनिस्टर की पोस्ट थी वो चल बसे हेलीकॉप्टर के एक्सीडेंट में, तो उसको अपना राइट मानने लगे। अरे वो कुर्सी मेरा है, उस पर कोई और नया बैठना है, उनका ये मानना है। तो उसमें क्या हो गए, वो कांग्रेस पार्टी से निकल गए, आज एक पार्टी बना लिए YSRCP, और वो भी चल पड़े और ओदारपुर यात्रा ये वो करते लोगों में घूम रहे। हाल ही में उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया, ऐलान किया, तेलंगाना के मसले को उन्होंने एक सोल्यूशन दिखाया। उनका ये मानना है कि आंध्र प्रदेश, ये सब गड़बड़ कहे को तेलंगाना के बारे में, आप आंध्र प्रदेश का नाम बदल दो, उसका नाम तेलंगाना कर दो और आंध्र प्रदेश को आंध्र प्रदेश ही रहने दो। जो 23 जिले हैं आज आंध्र प्रदेश में, उसको ऐसे ही रखे रहो, आंध्र प्रदेश का नाम बदल दो, तेलंगाना कर दो। तो मैं बोला जगन साहब को, साहब अगर मसला इतनी हल्की मसला थी, अगर इजी सोल्यूशन इसका था, तो मैं आपको एक सोल्यूशन मैं भी दे रहा हूं। आप एक काम करो, आप पार्टी बनाए CM बनने के लिए, क्योंकि आपको कांग्रेस में CM पोस्ट नहीं मिल रहा था तो बाहर आए, पार्टी बना लिए। अगर नाम बदलना ही इसका सोल्यूशन है तो आप अपना नाम बदल लो, YSR कर लो, क्योंकि आपका मकसद है चीफ मिनिस्टर बनना। अगर आप जगन मोहन रेड्डी नाम हटा दे के YSR अगर लगा लिए, आप भी खुश रहेंगे कि 5 साल आप भी मुख्यमंत्री थे, यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे और खुश रहो वाले, लेकिन तो वो मानना नहीं है उनका। इतना इजी सोल्यूशन है, आंध्र प्रदेश का नाम बदल दो, तेलंगाना कर दो, तेलंगाना का बदल के आंध्र प्रदेश कर दो। तो क्या बोल रहा हूँ, ये जो तीनों लीडर है सीमांध्रा के, उनका मकसद साफ है। उनका मकसद यही है कि आंध्र प्रदेश जो आज है 23 जिलों के साथ, उसको वैसे ही रखे रहना है, और जो लूट जो पिछले 57 ईयर्स से चला उसको ऐसे ही जारी रखना है। जो आंध्रा और रायलसीमा लोगों की डोमिनेशन थी, जो आंध्रा और रायलसीमा लोगों की पूरी तरह से यहाँ जो हमारी हक थी, हमारे यहाँ के एम्प्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटीज हो, एजुकेशन में अपॉर्चुनिटीज हो, जो छीने गए हमसे, वो सब ऐसे ही कंटिन्यू करे, ये वो उनकी जिद है। तो इसलिए वो लोग आज आंध्र प्रदेश को आंध्र प्रदेश बना के रखना चाहते हैं। पर एक बात साफ है,
चाहे जगन, किरण, चंद्रबाबू नायडू कुछ भी सोच ले, कुछ भी कर ले, एक बात पक्की है, आंध्र प्रदेश असेंबली में आज एक चर्चा चल रहा है और वो 23 तारीख तक चलना है। जो भी चर्चा होगी, अगर चर्चा होगी या ना होगी, कुछ भी होगा, जो अगर वोटिंग होगी या नहीं भी होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि अल्टीमेटली डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो